गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर एग्जाम अपडेट्स, करंट अफेयर्स और स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का करंट अफेयर्स वीडियो मैंने मॉर्निंग में डाल दिया था, अगर आपको देखना हो तो आप जाकर देख सकते हैं। पीडीएफ अभी थोड़ी देर में मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें मैं वीडियोस काफी दिन से नहीं बना पाया था, लेखपाल की ज्वाइनिंग वगैरह की वजह से, तो अब फिर से मैंने सीरीज शुरू की है। आज हम इसका प्रैक्टिस सेट 7 डिस्कस करेंगे। 6 प्रैक्टिस सेट्स में ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता का। श्र एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें से किन दो वर्णों को सम्मिलित करके बनाया गया है। तो देखिए, संयुक्त व्यंजन का मतलब क्या है, आपका दो वर्णों से मिलकर यह बना है और श और र वर्णों को मिलाकर यह बनाया गया है। पहले का क्या होगा आपका सी। देखिए, चार आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन, कौन कौन से? त्रा त्रिभुज वाला, ज्ञा ज्ञानी वाला, और आपका एक श्रा ये श्रवण कुमार वाला। ये चार आपके जो होते हैं ये संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहा जाता है? तो उन वर्णों को अघोष वर्ण कहा जाता है। नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो इस वाक्य में अगर आप देखेंगे, जब भी कोई कथन होता है तो वहां पर उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इन्वर्टेड कॉमास। ये जो आपके होते हैं, यहाँ पर कथन होता है बीच में। यदि छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, तो यह स्वर संधि कहलाती है। तो संधि के 3 प्रकार है, मैंने आपको बताया था, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें से स्वर संधि सबसे ज्यादा 5 प्रकार की होती है। तो इसमें ये वाला जो रूल है ये आपका गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, गुण स्वर संधि के मैं बहुत पहले ही आपको पिछले सेट्स में एग्जाम्पल दे चुका हूं। आगे, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया। रेखांकित शब्द का समास क्या होगा? देखिए, आमरण, आजीवन, यथाशक्ति, यथाविधि। जिसका भी पूर्व पद आपका अव्यय होता है वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो ये जीवन से पहले आ अव्यय यहां पर लगा है, तो ये क्या होगा आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, यानी जो संस्कृत जैसा है। तो आम का तत्सम क्या है आपका? आम्र, ये बिल्कुल ठीक है। दूध का क्या होता है आपका? दुग्ध। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? तो उद्योगी, अनुद्यत, औरस, जारज, ये आपका बिल्कुल ठीक है। ये पूछता भी, देखिए वैसे भी बहुत पूछता है ये। उन्मत्त, विमुख गलत, उच्छ्वास, अनुच्छिष्ट, ये आपका गलत। तो ऑप्शन बी आपका यहां पर ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो बिजली का पर्यायवाची तड़िप, चंचला है, सौदामिनी है, चंचरी देखिए नहीं है। एक आपने शब्द सुना होगा चंचरीक। ठीक है, चंचरीक जो शब्द होता है वो आपका भौरे का पर्यायवाची होता है। देखिए, भौरा, कामदेव, कमल, ये पर्यायवाची पूछता ही रहता है घूम फिर के, इसको आप याद रखिएगा। कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए शब्द है कृपण। मितव्ययी कौन होता है? जो आपका सोच समझकर धन खर्च करता है। अल्पव्ययी कौन होता है? जो आपका कम खर्च करता है। मेंढकी को जुकाम होना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना या दिखावा करना। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द यानी अपशब्द क्या है? तो ये जो शब्द है आपका ये एक संज्ञा है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली। तो इसमें से कौन सा सर्वनाम है? आपको दिख रहा होगा अपने आप, तो क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। तो कृष्ण का आपका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कृष्णा। इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? देखिए, इकारांत वाला रूल हमने जब चक्षु पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी तब मैंने आपको उसमें पढ़ाया था। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें देखिए, ई को ह्रस्व करके यानी छोटा करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। जैसे खिड़की, तो क्या होगा? खिड़की में वैसे बड़ी ई आएगा, लेकिन आप उसको क्या करेंगे, जब बहुवचन बनाएंगे तो खिड़कियां बनेगा, यानी का पे छोटी ई की मात्रा आ जाएगी, अर्थात वो ह्रस्व हो जाएगा और या लगाकर आप उसमें बहुवचन बना देंगे। खिड़की इसका काफी अच्छा एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, इसमें रेखांकित पद का कारक बताइए। तो इसमें है आपका करण कारक, ऑप्शन सी। अगला, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं?
तो ये देखिए, अभी मेरे ख्याल से मैंने ही कोई एग्जाम दिया है, उसमें ये पूछा गया था, सेम पूरी डेफिनेशन ही आ गई थी, तो उसको विशेषण कहा जाता है। 17वां देखते हैं, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? तो इनको कहा जाता है संधित सकर्मक धातु, ऑप्शन ए, सॉरी, सांधित सकर्मक धातु। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। तो इसमें कौन सा काल है? इसमें सामान्य भूतकाल का ये उदाहरण है। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की पहचान या सॉरी प्रधानता का बोध हो वह क्या है? तो वह है आपका प्रतवाच्य। वह दिन भर पढ़ता रहता है, इस पद में अव्यय का भेद बताइए। तो यह है आपका निपात, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा है? तो इसमें से देखिए किस में पूछा है आपका उपसर्ग नहीं लगा है। उपसर्ग और प्रत्यय दो आपने पढ़े होंगे, तो इसमें से अगर हम देखेंगे अकथ, अभेद, अचूक, अनुज, तो इसमें से किसमें नहीं है? अनुज शब्द में आपका आ उपसर्ग नहीं लगा, बाकी सारे आपके आ उपसर्ग लगाकर बने हुए हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? अवधि, पूर्वी हिंदी। देखिए मैंने आपको कई सारे बताए थे, पूरे 4 से 5 जो भेद है मैंने पूरे बताए थे किस एरिया में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो इसमें अगर देखेंगे अवधि पूर्वी हिंदी ठीक है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी ठीक है, भोजपुरी पूर्वी हिंदी ठीक है, और अगर बात करें खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी तो ये आपका ठीक है। तो देखिए इसमें जो गलत है आपका वो है भोजपुरी, ठीक है, भोजपुरी पूर्वी हिंदी नहीं, भोजपुरी जो आपका है, अगर इसके हम अपभ्रंश की बात करें तो ये है मागधी, ठीक है, मागधी। और अगर बात करें हम उपभाषाएं कौन सी है तो ये बिहारी, ठीक है। ये इसके दो क्लासिफिकेशन है। अपभ्रंश की बात करेंगे तो मागधी अपभ्रंश है, बिहारी इसकी उपभाषा है। तो ये आपका सी ऑप्शन यहां पर गलत है, ये पूर्वी हिंदी का नहीं बल्कि मागधी या बिहारी उपभाषा का प्रकार है। जहां शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो वहां निम्न अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा, ऑप्शन सी। 24वां, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? तो ये आपका विद्या सुंदर, ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इस पत्र को कहा जाता है अर्धशासकीय पत्र, क्योंकि यहां पर व्यक्तिगत शैली आ गई। अब देखते हैं गद्यांश। श्रद्धा एक सामाजिक भाव है, इससे अपनी श्रद्धा के बदले हम श्रद्धे से अपने लिए कोई नई बात या कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए अपने को उस समाज में समझते हैं जिसके किसी अंश पर, चाहे हम व्यष्टि रूप में उनके अंतर्गत ना भी हों, जानबूझकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला। श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि रूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रदान कर रखा है। यह काम उसने इतना भारी समझा है कि उसके भार या उसका भार सारे मनुष्य को बांट दिया है, 2-4 माननीय लोगों के ही सर पर नहीं छोड़ रखा है। जिस समाज में सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे उतना ही वह समाज जागृत समझा जाएगा। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक इसी बात से समझ लीजिए कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उस पर चाहते हैं और लोग भी श्रद्धा रखें, पर जिस पर हमारा प्रेम होता है उससे और 10-5 आदमी प्रेम रखें, इसकी हमें परवाह क्या इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि हम प्रिया पर लोभवश एक प्रकार का अनन्य अधिकार इजारा करते हैं। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को सम्मिलित करना चाहता है पर प्रेमी नहीं। तो काफी देखिए अच्छा पैसेज है। उपयुक्त गद्य अवतरण का शीर्षक सबसे सूटेबल क्या हो सकता है? तो देखिए सबसे अच्छा है श्रद्धा का स्वरूप, कि श्रद्धा का स्वरूप कैसा हो उसी के बारे में पूरी इस आर्टिकल में बात की गई है। श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर है? तो श्रद्धा और प्रेम में, श्रद्धा आपका सामाजिक है और प्रेम व्यक्तिगत है। 28, श्रद्धा एक आनंदपूर्ण कृतज्ञता है क्योंकि, तो अगर इसको देखेंगे हम समाज के प्रतिनिधि के रूप में इसे प्रकट करते हैं। उपयुक्त गद्यांश का निष्कर्ष क्या है? तो इसका निष्कर्ष है श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। जागृत समाज का क्या लक्षण है इस पैसेज के हिसाब से? तो सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध करना, यह एक जागृत समाज का लक्षण है। अब मैं रीजनिंग के आपको आंसर बता देता हूं। 31 का है बी। 32वें का बात करें लुप्त संख्या,
ऑप्शन सी डायरेक्शन का, डी 34वें का ए, 35वें का बी, 36वें का बी। आराम से आप पॉज करके देख लीजिए। 37वां देखते हैं, 37वें का सी, 38वें का ए, 39वें का डी, 40वें का ए, 41वें का, 41वें का सी, 42वें का डी, 42 देखते हैं 42वां, ऑप्शन डी। 43 देखते हैं, 43 का है ए, 44 बी, 45 सी, यानी आकृति 1। अब देखते हैं सामान्य जानकारी या जीएस के प्रश्न। देशों को उनकी राजधानियों के साथ सुमेलित हमें करना है। तो यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी। ब्राजील की क्या है? ब्राजीलिया। साउथ कोरिया की है सियोल और बेल्जियम की है ब्रसेल्स। ब्रसेल्स में एक इंपॉर्टेंट चीज है, ब्रसेल्स में आपका जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर नेटो में ही स्थित है। और अभी न्यूज में क्यों बना हुआ है? नेटो के जो नए सेक्रेटरी जनरल हैं वो किसको बनाया गया है? वो मार्क रूटे को बनाया गया है। ठीक है, मार्क रूटे। तो करंट अफेयर से मैंने रिलेट करके आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी। इसको मिलाएंगे तो क्या आपका आंसर निकल कर आएगा? ऑप्शन सी। हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है? तो देखिए अभी चर्चा में था क्योंकि अभी ये सेलिब्रेट किया गया। हेमिस महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में और ये संबंधित है आपका बौद्ध धर्म से। देखिए हेमिस महोत्सव मनाया जाता है हेमिस मठ में। हेमिस मठ या हेमिस मोनेस्ट्री कहां पर उपस्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। इसको याद रखिएगा, ये मठ भी पूछता रहता है कहां पर है। देखिए इसके अलावा कुछ और मठ भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछता रहता है, वो हम बात कर लेते हैं। एक है आपका रुमटेक। ठीक है, रुमटेक मठ आपका सिक्किम में स्थित है। एक बहुत फेमस है तवांग। तवांग मठ है आपका अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा दो हिमाचल प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है KYE काई मोनेस्ट्री, ये हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा एक है वहां पर टाबो, TABO टाबो मोनेस्ट्री या टाबो मठ, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो पूछता लगातार रहता है। अगला देखते हैं, 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1928 में, देखिए साल भी याद रखिएगा, ये भी पूछता रहता है। तो इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और इसी दौरान वहां की महिलाओं ने इनकी नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर इन्हें सरदार की उपाधि भी दी थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया है। और देखिए ये आंदोलन अगर बात करें तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं, क्यों हुआ था। इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, लगातार जो आपको पता होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो टैक्स भारतीयों के ऊपर बढ़ाती जा रही थी, और चाहे अकाल पड़े या और भी कोई कंडीशन हो, फसल खराब हो जाए, लेकिन तब भी टैक्सेशन को वो कम नहीं करती थी। तो यहां पर भी देखिए ऐसे ही हुआ था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, जो बंबई प्रेसिडेंसी टाउन था, वहां पर 22% का टैक्स हाइक किया था कॉलोनियल गवर्नमेंट ने या जो औपनिवेशिक सरकार थी उसने। तो उसी के विरोध में ये किसानों के द्वारा एक एजिटेशन या विरोध किया गया था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको लीड किया था। बात करें अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो आपको पता होगा वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का क्या कहा जाता है? पहले लौह पुरुष, एक तो यही बोला जाता है लौह पुरुष। इसके अलावा किस और नाम से जाना जाता है इनको? माफ कीजिए, नाम नहीं, क्या सबसे इंपॉर्टेंट इनके बारे में फैक्ट है, भारत के पहले गृह मंत्री थे या फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। इसके अलावा भारत के पहले उप प्रधानमंत्री या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बात करें एक इंपॉर्टेंट और फैक्ट की, 31 अक्टूबर को भारत सरकार क्या मनाती है? नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस। और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर ही ये मनाया जाता है। और कब से इसकी घोषणा की है? ये 2014 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो ये भी देखिए पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 66 के तहत आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अनुच्छेद 61 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 61 बात करता है राष्ट्रपति के ऊपर चलाए जाने वाले महाभियोग के बारे में या इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। बात करें अनुच्छेद 68 की, तो अनुच्छेद 68 किसके बारे में बात करता है? तो देखिए अगर वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में कोई वैकेंसी होती है या अगर वो पद खाली हो जाता है तो उसको कितने समय में भरा जाएगा, या टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन कितने दिन में कराए जाएंगे, उसके बारे में बात अनुच्छेद 68 में की जाती है। अनुच्छेद 73 बात करता है कि जो
संघ है या केंद्र है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर की सीमा क्या होगी, ये अनुच्छेद 73 बात करता है, यानी एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। आगे चलते हैं। नरगिस मोहम्मदी ने 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता, वह किस देश से है? तो नोबेल पीस प्राइज 2023 का इनको मिला है और किस देश से थी? ये ईरान से संबंधित। उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की। तो कौन है? जीन बैप्टिस्ट ट्रेवरनियर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार के रूप में जाना जाता था? तो देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है ये मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है, ठीक है। और ये जो वर्गीस कुरियन सर है इनको बोला जाता है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया या श्वेत क्रांति के भारत में जनक। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछता भी देखिए बहुत रहता है। ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की? तो द ट्रुथ सीकर्स सोसाइटी या सत्य शोधक समाज की स्थापना 1872 में। देखिए सन भी याद रखिएगा क्योंकि ये अलग से सन भी पूछ चुका है। माफ कीजिए, शायद मैंने 72 बोल दिया, 1873, माफी चाहूंगा। 1873 में इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले जी के द्वारा की गई थी। और अगर बात करें, एक ऑप्शन इसमें आपको डी दिख रहा होगा, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज भी पूछता रहता है। आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1867 में। बात करें तो ये तो सब जानते होंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन रॉय सर ने की थी, जिनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई है? 1828 में, ठीक है। 1873 याद रखिएगा, मैंने गलती से 1872 पहले बोल दिया। फ्रीडम इन एग्जाइल की आत्मकथा पुस्तक है, तो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है। दलाई लामा जी की ऑटोबायोग्राफी। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस इस दिन मनाया जाता है। यह दिन संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपको पता होगा, साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वतमाला है। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का नाम क्या है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? तो किसने सबसे पहले लाया था? जोसेफ स्टालिन ने। हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविश्योर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध कौन सी बीमारी से या किसके लिए ट्रीटमेंट के लिए ये आई है? हेपेटाइटिस ए की बीमारी के लिए हैविश्योर वैक्सीन लॉन्च की गई। हाल ही में WHO में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा बना है? तो देखिए ये बना है काबो वर्डे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए पूछता रहता है। और मलेरिया मैं आपको बता चुका हूं जब हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं। मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण फैलता है। और कौन सी मच्छर की स्पेशीज इसको फैलाती है? फीमेल एनाफिलीज या मादा एनाफिलीज जो मच्छर है उसके काटने से ये फैलती है। और ये रात में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं मच्छर, इसलिए इसको नाइट ईटिंग मॉस्किटो भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो सबसे बड़ा अगर हम बात करें एरिया के हिसाब से कौन सा नेशनल पार्क है? तो वो है आपका हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में स्थित है। बाकी सुंदरवन कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा क्या है? मैंग्रोव है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहला भारत का नेशनल पार्क है, जिसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, उत्तराखंड में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, गुजरात में ये स्थित है। और एक और देखिए चर्चा में है गुजरात का ही। अब देखिए क्या हो रहा है, अभी तक तो हमें एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। अब जो सरकार है वो बरदा, ठीक है, बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य है गुजरात में, वहां पर एशियाई शेरों को ट्रांसलोकेट करने का प्लान बना रही है। तो बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखिएगा, ये गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है, यानी इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है? तो देखिए पानी की उपलब्धता कोई इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है जो इसको प्रभावित करता हो। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? तो देखिए जहां आया मोशन वहां पर आई आपकी गतिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। वी यहां पर है वेलोसिटी या मोशन एक तरह से। हाइपोक्सीमिया क्या है? तो देखिए हाइपोक्सीमिया का अर्थ क्या होता है? रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर, या जब बहुत लो आपकी ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल चला जाता है उसको ये बोला जाता है। कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा लोग काफी ज्यादा इसको टेस्ट करा रहे थे कि बॉडी में SpO2 लेवल क्या है।
गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो आपको पता है ये 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ था। और यहां पर क्या किया था गांधी जी ने? नमक कानून को तोड़ा था। फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो 2023 का ये पुरस्कार दिया गया है लियोनेल मेसी को। तो यही हमारा जीएस का सेक्शन था। आप कंप्यूटर देखते हैं। 66 निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? तो रिमोट कंप्यूटर कोई आपका टाइप नहीं होता। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 1943 में जेडब्ल्यू मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट द्वारा बिना किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? तो इसको एनियाक बोला गया था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये इसकी फुल फॉर्म थी। इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? तो आपको पता होगा किसमें? ऑप्टिकल मार्क पहचान या ओएमआर जो शीट्स होती हैं आपकी, उसमें। एएलयू का विस्तृत रूप क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी। निम्न में से बीआईओएस की भूमिका का वर्णन क्या करता है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की भूमिका का सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन क्या है? यह एक प्रोग्राम है जो रोम से निष्पादित होता है जब कंप्यूटर आपका स्टार्ट होता है। निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? तो किसको बोला जाता है? रैम को। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? तो इसमें से सबसे ज्यादा मेमोरी आपको कौन सी मिलेगी? टेराबाइट, 1 TB। जैसे टीबी बोलते हैं कि टेराबाइट की मेरे पास हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? तो सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाते हैं? ऑप्टिकल डिस्क। निम्न में से कौन सी बाइनरी संख्या दशमलव संख्या 147 के समतुल्य है? तो आपका 2 147। इसे आप डिवाइड करते चले जाइए, जो यहां पर बचेगा उसको फिर नीचे से ऊपर आप लिख दीजिए, तो वो आपका बाइनरी कोड निकल कर आ जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो आएगा ये निकल कर आएगा। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो एमएस वर्ड क्या है आपका? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप के लिए बनाया गया है। इनमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? डिस्क वायरस। आईपी कंप्यूटर में प्रयोग में लाई जाने वाली शब्दावली टर्म है जिसका पूर्ण रूप क्या है आपका? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी। 79 निम्नलिखित में से किसमें विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है? जैसे प्रक्रियाओं को निर्माण, प्रक्रियाओं का निर्धारण, गतिरोध का प्रबंधन और प्रक्रियाओं की समाप्ति। तो इसमें से कौन सा होगा आपका? प्रोसेस मैनेजमेंट। एक्सेल शीट, वर्ड प्रोसेसर्स, वेब ब्राउजर्स किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो ये आप सब क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम के उदाहरण है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के स्पेशल प्रश्न। गोमती कार्य योजना या गोमती एक्शन प्लान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया है? तो कौन से इसमें नहीं दिया गया? सीतापुर में। 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो सबसे कम किसमें? यहां पर रामपुर में। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्य द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो किनको कहा जाता था अप्पा जी? गिरिजा देवी जी को। डैश एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद लगता है। तो मेरठ में लगता है आपका नौचंदी मेला। कुंभ मेला आपका प्रयागराज में लगता है। यहां पर कन्नौज का इत्र फेमस है, बुलंदशहर चीनी मिट्टी, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने, प्रतापगढ़ अमरूद जेली। तो हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रतापगढ़ अमरूद जेली, ये आपका गलत मैचिंग है। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? 8 राज्य से और एक यूनियन टेरिटरी जो कि दिल्ली है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो ये भी रिपीटेड प्रश्न है। धान, मक्का, गेहूं, ऑप्शन ए। 88वां, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो रेड सॉइल उत्तर प्रदेश में आपको कहां पर देखने के लिए मिलेगी? वैसे तो रेड सॉइल का जो बहुत ज्यादा एरिया भारत में बात करें तो मध्य प्रदेश में हमें देखने के लिए मिलता है, तो लेकिन यहां पर मिर्जापुर और झांसी में यह मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। 89, हाल ही में उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में योगदान करने वाला महाराष्ट्र के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का राज्य बना। वर्तमान में इसका देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत का योगदान है? तो जिस समय बुक छपी होगी उस समय की बात हो रही है, लगभग 9.2% का योगदान है। उत्तर प्रदेश में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2024-25 का राज्य बजट पेश करते हुए
कितने करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा राज्य बजट आपका पेश किया? तो ये था आपका 7,36,438 करोड़ रुपए। चंदावर के युद्ध में जो हुआ था आपका 1194 में, राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति कहां पर है? तो बैटल ऑफ चंदावर जो उस समय हुई थी, ये पूछा है वर्तमान में ये कहां पर स्थित है। ये उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छा बनाया है। एयरपोर्ट पूछे आपसे कौन कौन सा कहां पर है, तो अगर बात करें सबसे पहले लखनऊ की, तो लखनऊ का है आपका, तो लखनऊ का आपको पता होगा फेमस है अमौसी एयरपोर्ट। वाराणसी का बाबतपुर, कानपुर का चकेरी और आगरा का खेरिया। इस हिसाब से पहले का तीसरा ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। दृष्टि बाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि की प्रेस कहां पर स्थापित है? तो ब्रेल लिपि की जो प्रेस है वो लखनऊ में स्थापित है। निम्नलिखित में से किस शहर में लकड़ी के ढोलक बनाने की लगभग 300 इकाइयां? बहुत फेमस है, देखिए अमरोहा, वेस्ट यूपी में पड़ता है अमरोहा। यहां पर आपका लकड़ी ढोलक का काम बहुत ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था, तो कब शुरू हुआ था? सन 2001 में। उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे, तो दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे मदन मोहन मालवीय जी। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है, जो कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो ये बेतवा नदी पर बनाई गई है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो सुलह कुल उत्सव आगरा में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था? तो साइंस और टेक्नोलॉजी काउंसिल जो है इसका गठन 1975 में किया गया। निम्नलिखित में से एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सा, देखिए ये गैस आधारित होगा, जहां तक मुझे लगता है गैस आधारित प्लांट है, तो इसमें से जो आपका दादरी है ये आपका गैस बेस्ड पावर जनरेशन प्लांट। तो यही देखिए हमारे सारे आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन थे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और यूजफुल लगा होगा। बीच में मैं बना नहीं पाया था, लेकिन अब आपको 3 सेट इसके बचे हैं, तो वो लगातार मैं चाहूंगा 3 दिन में आपको प्रोवाइड करा दूं। अपनी तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो, सेशन यूजफुल लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।